तो आज हम लोग बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इन क्रोनिक यूज़र्स। जो लोग लंबे टाइम से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हेल्प reduce stomach acid and treat issues like acid reflux, but long-term use can cause side effect। बताया जा रहा है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बहुत सारी डिजीज़ में हेल्प करते हैं। पेप्टिक अल्सर्स और ड्यूडेनल अल्सर, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, GERD यानी गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, इन सारी बीमारियों में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और मगर लंबे टाइम तक इसका इस्तेमाल करने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स पे। तो विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी क्या क्या हो सकती हैं। विटामिन B12 की डिफिशियंसी, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी, कैल्शियम एंड आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है। आयरन की क्यों होती है डिफिशियंसी? आयरन को क्या होता है कि आयरन को HCl चाहिए होता है, यानी एसिड चाहिए होता है इसके एब्जॉर्प्शन के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में नॉर्मली पाया जाता है। मगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेने की वजह से ये एसिड कम बनता है। ठीक, अब एसिड कम बनने की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है आयरन का, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। ठीक है, तो एसिड कम बनने की वजह से आयरन की डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता है। और माइक्रोसिटिक एनीमिया के बाद फिर ये विटामिन B12 की डिफिशियंसी भी होती है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो एनीमिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? एनीमिया में क्या होता है कि ब्रेथलेसनेस होता है, फटीगेबिलिटी होती है, लेथार्जी होती है, वीकनेस होती है। ये सारी समस्याएं एनीमिया में आती हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बोन्स पे क्या क्या इश्यूज आते हैं। बोन्स में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन की कमी की वजह से क्या होता है कि बोन में फ्रैक्चर्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और उस एल्डरली पेशेंट में और भी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं फ्रैक्चर की, जो क्रोनिक यूज़र है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का। इसमें सबसे कॉमनली बोन जो होती हैं वर्टिब्रे होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है इसमें, और दूसरी जो होती है हिप की हड्डी, हिप फ्रैक्चर। वर्टिब्रे का फ्रैक्चर और हिप का फ्रैक्चर, ये दो मेजर बोन होती हैं जो कि क्रोनिक यूजर्स ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। लंबे टाइम से PPI के यूज़ करने की वजह से क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो कि सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा किडनी पे क्या क्या इश्यूज आते हैं। किडनी में हमारा एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ये एक तरीके का इन्फ्लेमेशन होता है, किडनी में इंजरी हो जाती है। तो एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस नीट PG का क्वेश्चन है। ये कौन सी डिजीज़ होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेने की वजह से? तो उसका आंसर ये था कि एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। उसके बाद CKD भी हो सकती है, क्रोनिक किडनी डिजीज़। क्रोनिक किडनी डिजीज़ का मतलब पूरी तरीके से किडनी फेल, काम करना बंद, इसको कहते हैं CKD। फिर उसको डायलिसिस करानी पड़ती है, डायलिसिस पे ही पेशेंट ज़िंदा रहता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, अगर कोई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लंबे टाइम से ले रहा है और उसने अचानक से लेना बंद कर दिया, तो उसको रिबाउंड एसिड हाइपर सिक्रेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कभी भी अचानक से नहीं बंद करना चाहिए, धीरे धीरे करके उसको बंद करना चाहिए। इसको कहते हैं ग्रेजुअल टैपरिंग, मेडिकल लैंग्वेज में ग्रेजुअल टैपरिंग करनी चाहिए। डेली ले रहा था तो उसको डेली ना ले करके एक दिन का नागा दे के लेना चाहिए, फिर कुछ दिनों बाद 2 दिन का नागा कर दे। इस तरीके से धीरे धीरे वो बंद कर सकता है, वरना अगर अचानक से बंद करेगा तो एसिड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होगा और फिर दिक्कत और ज़्यादा बढ़ सकती है। उसके अलावा इंक्रीज्ड निमोनिया के भी रिस्क हो सकते हैं। जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हैं, पहले से हॉस्पिटल में क्रोनिक यूज़र हैं PPI के और अभी भी ले रहे हैं, तो उस केस में निमोनिया का रिस्क हो सकता है। तो ये सारे एक तरीके से इन शॉर्ट PPI के एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट थे। ठीक है, थैंक यू।